बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल के स्पेशल वीडियो में, जिसमें हम लोग आप सभी का जो पेपर हुआ है 22 तारीख को 11th क्लास का पेपर, उसका सॉल्यूशन कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। आंसर की कंप्लीट मैं बताऊंगा विद 100% एक्यूरेट सॉल्यूशन। तो बेटा इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। एक्चुअल में जब आप इसे कंपेयर करोगे, मिलाओगे पूरा आंसर की, तो आपको पता चल जाएगा कितने मार्क्स आ रहे हैं। कट ऑफ की वीडियो हमने ऑलरेडी इस चैनल पर डाल रखा है, तो उसको जरूर से देखो ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं और किस नंबर पे सिलेक्शन होने वाला है, इस बार कट ऑफ कितना जाएगा। चूंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि पहली बार एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है। अभी तक कभी भी एंट्रेंस एग्जाम हुआ नहीं था 11th क्लास के लिए। वैसे मैं बताऊं आपको, क्लास 6 के लिए और क्लास 9th के लिए तो एंट्रेंस एग्जाम होते रहते हैं, लेकिन क्लास 11th के लिए ये पहली बार एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है। सो ये एग्जाम एक तरीके से आप कहें कि इन्होंने नवोदय विद्यालय ने शुरू किया है, तो एक टेस्ट बेसिस पे शुरू किया है, तो उस पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्या पैटर्न बनाया है पूरा। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को देखना बेटा। स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट नंबर 1 से। देखो, इसमें पूरा मैं आंसर की आपको बताने वाला हूं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, क्योंकि एक मतलब हम लोग इंडिविजुअल वीडियोस बना रहे हैं जिसमें एक्सप्लेन करके पूरा हर एक चीज़ आपको समझाया जाएगा। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप आंसर्स अपने मिला लो। अच्छा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये हो सकता है कि दूसरा सेट हो सकता है कि आपका सेट ए हो, सेट बी हो, सेट सी, सेट डी, और ये कोई और सेट हो। तो आप ना ये क्वेश्चंस मिलाना। अगर आप क्वेश्चन नंबर मिलाओगे तो हो सकता है कि दिक्कत आए, आपको प्रॉब्लम हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर इसमें फर्स्ट नंबर पे है तो आपके सेट में हो सकता है वो सेकंड नंबर पे हो, थर्ड नंबर पे हो। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर ना मिला करके आप क्वेश्चन देख करके मिलाना कि कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो भाई शुरुआत करते हैं मेंटल एबिलिटी से। तो पहले का जो आंसर होगा, ये पैटर्न आपको कंप्लीट करना था, तो इसका आंसर होगा आपका सी। दूसरे का आंसर आपका होगा बेटा, दूसरे का आंसर होगा ए। इसी तरीके से पैटर्न वाला ही क्वेश्चन है, इसको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। फिलहाल आंसर की आप देख लो कंप्लीट। ठीक है, तीसरा ये आपका है सीरीज वाला क्वेश्चन। तो ये सारा कुछ आपको द्रोण स्कूल के मॉडल पेपर में पढ़ाया गया है। उम्मीद करता हूं कि आपने मॉडल पेपर देखा होगा, तो आपको काफी मदद मिली होगी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर है डी। देखो, ये किसी बच्चे का एक क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे आंसर सही हो, इसलिए मैं जो ट्रिक करते हुए चल रहा हूँ उसको ध्यान से देखते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी, ये बी करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये देखो, ये फिगर कंप्लीशन इसमें करना है आपको। ज्योमेट्रिक फिगर दिया हुआ है और आपको यहाँ कोई एक फिगर लगा करके कंप्लीट करना है, ताकि ये जो खांचा है ना इसमें बैठ जाए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये इसमें फिट हो जाएगा आ करके। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए बेटा। देखो, एक चीज ध्यान रखना, ये कर्व है ना, तो यहाँ भी कर्व आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। भाग नंबर 4 पे चलते हैं। ये है हमारा मिरर इमेज वाला क्वेश्चन। तो मिरर इमेज वाले क्वेश्चन में आप ये देखो, ये जो डंडी आपको दिख रही है, ये यूं लाइन लाइन दिख रही है, ये मिरर है, यानी दर्पण है। तो इस दर्पण में ये चीज कैसे दिखेगी, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बेटा इसमें बी। आर उल्टा बनेगा, फिर रोड लिखा हुआ है ना, तो आर फिर ओ फिर ए और उल्टा डी भी बन जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, क्वेश्चन पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 9, ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। ये आपको बताऊं, मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस आए हैं 2 पार्ट में आए हैं। एक तो नॉन वर्बल है, यानी जो आप अभी देख रहे हो, और दूसरे वर्बल हैं। तो नॉन वर्बल वाले 10 क्वेश्चन वर्बल वाले आए हैं। जो नॉन वर्बल के हैं वो तो बिल्कुल 6th क्लास में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना बेटा, सेम वही क्वेश्चन है, वैसे ही सारे क्वेश्चन आए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 का, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, एंड क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ये बी ऑप्शन। ठीक है, चलो पार्ट 6 में देखो। पार्ट 6 ये आपका आ गया वर्बल रीजनिंग आ गया। पहला तो नॉन वर्बल पहला पार्ट था, मतलब 1 से लेके 5 पार्ट तक। पार्ट 6 आपका वर्बल आ गया। तो ये कैलेंडर वाला क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा आपका बी, बुधवार पड़ेगा, वेंसडे। एंड क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे ये भी एक नॉन वर्बल पार्ट आ गया है, करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन होगा वो आपका बी होगा। ये एम्बेडेड फिगर बोलते हैं इसको। एम्बेडेड फिगर मतलब इस वाले में कौन सी ये आकृति कहाँ छिपी हुई है, तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में ये आकृति यहाँ पे इस तरीके से छिपी हुई है, तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूं बेटा, तो ये भी बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये आकृति छिपी हुई नजर आ रही है, सो बी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। देखो, ये कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन, ये सब आपको पढ़ाया गया है, कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन। तो कोडिंग डिकोडिंग में
आपको क्या करना है, इसमें देखो 13 जोड़ते जाओ या फिर घटाने का कुछ है ना, मैंने सॉल्व किया इस चीज़ को। तो 15 का जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा बी आ जाएगा, एंड 16 का आंसर होगा बेटा वो सी आ जाएगा आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन, ये भी आपको पढ़ाया गया है, गौरव सर ने ये आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आपने देखा होगा बेटा तो आपको काफ़ी मदद मिली होगी। ध्यान रखना, हम लोग इस चैनल पर नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके भाई बहन कर रहे हैं, हम इस पे गाइड करते रहते हैं। नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल से रिलेटेड ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन, जो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होती है, हम लोग आप तक पहुंचाते रहते हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब कर लेना बेटा, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके ही वीडियो को लाइक कर देना, उसके बाद आगे बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा हमारा दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट। 18th का जो आंसर होगा वो होगा डी यानी कि नॉर्थ वेस्ट। ये एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर डी, हाँ ठीक है, 17 का भी डी और 18 का भी डी, दोनों सही है। पार्ट नंबर 10 फिर एक नॉन वर्बल। अच्छा देखो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और ये डिबेटेबल भी क्वेश्चन है, मतलब इस पे आपको बोनस मार्क्स मिल सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी, जिसने दोनों किया है दोनों सही होगा आंसर इसमें। देखो क्या है, 1 2 3 4, ये चारों को जोड़ करके जब बनाओगे तो ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। बात समझ रहे हो, इन कटआउट से इसको बनाना है तो ए और बी ये दोनों बन जाएंगे, ये दोनों आंसर सही होगा इसमें। तो आपने जो भी टिक किया है ये दोनों में से कोई भी एक आंसर मान लिया जाएगा। अब इन सभी को आपस में जोड़ करके जब आप बनाओगे तो ये बनेगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट पूरा कर लिया बेटा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, यानी कि इंग्लिश पे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बेटा हम आपको बता दें कि नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की इस चैनल पे तैयारी करवाई जाती है, खास करके 6th क्लास के बच्चों के लिए। तो 6th क्लास का एग्जाम होने वाला है 20 जनवरी को। अगर आप तो 11th का भी एग्जाम दिए हो, आपके भाई बहन आपके घर में जो भी 6th क्लास की तैयारी कर रहे हो, तो हमारा एक बैच चलता है नवोदय अल्फा बैच, जिसका बैच 3 अभी जल्दी स्टार्ट हुआ है। तो इसमें आप इनरोल कर सकते हो। द्रोण स्कूल का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना और यहाँ पे जाकर के इस बैच में आप इनरोल कर सकते हो। बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी आपकी, वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे होंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम ही देंगे, डीपीपी बोलते हैं हम उसको, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और उसके बाद आपका चैप्टर टेस्ट लिया जाएगा। इससे आप एनालाइज कर सकते हो कि आपकी पोजीशन क्या है, रैंकिंग क्या है ऑल ओवर इंडिया, जितने बच्चे आपके अंदर एग्जाम दे रहे हैं। एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाता है ताकि बच्चों को जो भी डाउट्स आते हैं उनको हम अच्छे से इफेक्टिवली क्लियर कर पाएं। तो इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाता है। ये सारे फीचर्स ये आपको मिल जाएंगे नवोदय अल्फा बैच के अंदर। तो अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, आप क्या आपके भाई बहन, तो आप इसमें एनरोल करा सकते हैं। द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करें। इस तरीके से हमारे ऐप का जो है इंटरफेस दिखेगा आपको। कोर्सेज सेक्शन में जाकर के बहुत सारे इसमें कोर्सेस हैं, तो आप उनमें एनरोल कर सकते हैं। देखिए सारी चीज़ें बिल्कुल करीने से बहुत ही अच्छे से टेस्ट वगैरह सब कुछ इसमें एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके सब कुछ एक जगह आपको मिल जाएगा, कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अर्जुन बैच है हमारा रिकॉर्डेड बैच, तो अगर आपको सारी चीज़ें एक साथ चाहिए तो ले सकते हैं। सैनिक अल्फा बैच है, ये जैसे नवोदय का मैंने फीचर बताया वैसे सैनिक का भी यही सेम फीचर्स, सारे फीचर्स इसमें है। तो सैनिक की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा सैनिक अल्फा, अभी ये बैच 2 चल रहा है, तो बैच 2 में आप इनरोल कर सकते हैं द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करके। मॉडल पेपर की सीरीज है, मॉक टेस्ट की सीरीज है, तो ये सारे फीचर्स हैं उसमें। किसी भी जानकारी के लिए कोर्सेज से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा, कोर्सेज से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस एट 6260388361। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। मेक श्योर यू कॉल ऑन दिस नंबर या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी कोर्स से रिलेटेड जानकारी के लिए, एडमिशन के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इंग्लिश के पैसेजेस पे। तो पैसेजेस तो मैं पढ़ूंगा नहीं, वैसे झूले के बारे में पैसेज दिया था और एक ही पैसेज था शायद, है ना, एक ही पैसेज था, उसके बाद से और ग्रामेटिकल क्वेश्चन थे। तो इंग्लिश के पैसेजेस के ऊपर बढ़ते हैं। देखिए तो ये झूले के बारे में क्वेश्चन है कि पहले के ज़माने में झूला यूज़ होता था, बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, फेस्टिवल्स में यूज़ होता था, लेकिन आज तो ये झूले जो है ये लगभग गायब से होते नज़र आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एल्योरिंग का मतलब होता है आकर्षित करने वाला, कोई चीज़ जो आपको बहुत लुभाती हो, तो इसका मतलब अट्रैक्टिव। ये आंसर आपका सही होगा, इसका पर्यायवाची यानी कि इसका मीनिंग जो होगा। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टडी रेक्टेंगुलर प्लैंक सस्पेंडेड। तो स्टडी का मतलब और सस्पेंडेड का मतलब, इसका आंसर होगा स्टडी का मतलब बहुत मजबूत जो होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। और सस्पेंडेड का मतलब कि झूलते हुए, हैंगिंग, जो लटकता हुआ हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सपोर्टेड बाय द पैसेज। तो पैसेज में जो है ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा कि जो एनआरआईज हैं वो भी नोस्टाल्जिक फील करते हैं। मतलब एक तरीके से जब आप कोई पुरानी चीज़ अपनी देखते हैं तो आपको मन में एक पुरानी याद उस चीज़ की आ जाती है ना,
वो उसको बोलते हैं नोस्टाल्जिया फील करना, है ना, उस यादों में खो जाना। तो एनआरआई जो है झूले को देखकर नोस्टाल्जिक फील करते हैं, ये पैसेज में दिया हुआ है। टुडे वी डोंट फाइंड मेनी स्विंग, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मैं कहूँगा थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्ट इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे तो इधर देखो, स्पेसियस जो बिल्डिंग है वो गायब हो चुकी हैं, धीरे धीरे बहुत कम जगह हमारे पास बची हैं, ठीक है। तो ये शिफ्टेड टू द स्मॉलर वर्जन, यानी झूले जो बड़े बड़े हुआ करते थे वो अब छोटे छोटे झूले क्रैडल्स में बदल गए हैं, है ना। तो यहाँ पे आंसर सही होगा नॉट इनफ स्पेस इज अवेलेबल, ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसीलिए हम लोग के पास ज़्यादा झूले आजकल नहीं बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, राइटर रिमेंबर्स हिज एंसेस्ट्रल होम स्विंग विद द फीलिंग ऑफ, तो फीलिंग ऑफ नोस्टाल्जिया मतलब पुरानी यादें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए, इसमें कह रहा है कि इसमें आयरन लिंक और रेक्टेंगुलर पास सस्पेंडेड बाय प्लैंक सस्पेंडेड बाय आयरन लिंक चेन इज ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर, तो रेक्टेंगुलर प्लैंक यानी कि जो झूला होता है वो किस लिए यूज किया जाए, रिलैक्सेशन के लिए, हैप्पीनेस के लिए और फेस्टिविटीज के लिए, यानी कि त्योहारों पर यूज किया जाता है, रिलैक्सेशन आराम करने के लिए और खुशी के लिए। तो 3, 4 और 5 ऑप्शन नंबर सी, 26 का ऑप्शन नंबर सी। 27 पे आते हैं। अच्छा, 2 पैसेज हैं, ठीक है, एक तो मैं भूल ही गया था। एक क्या है, ये डेवलपमेंट के फील्ड में जो भी टूरिज्म के फील्ड में, टूरिज्म के डेवलपमेंट के फील्ड में जो भी कदम उठाए गए थे, जो भी कमेटीज़ बनी थी, सार्जेंट कमेटी, उसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है और एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 27, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट मीन द सेम एज फिलिप। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 27 का जो आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है। फिलिप का मतलब होता है किसी चीज को पुश करना, मतलब कोई चीज को आगे बढ़ाना। तो ये सारे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये सभी इसी चीज से रिलेट करते हैं, मतलब आगे बढ़ाने के से संबंधित है। कंडेम का मतलब किसी चीज की निंदा करना, डिक्रीज का मतलब कम करना, डिस्यूड का मतलब उसको कम करना, है ना। तो ये अपोजिट है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चूज द ऑप्शन हैविंग द फॉल्स स्टेटमेंट, तो 28 का जो ऑप्शन होगा वो आपका होगा सी। एन एड हॉक टूरिस्ट कमेटी वॉज ऑल्सो सेटअप इन 1945, ये 1948 में हुआ था, तो इसीलिए ये सबसे, ये मतलब ये फॉल्स ऑप्शन है। आगे बाकी सारे सही हैं। व्हाट डिड द सार्जेंट कमेटी रिकमेंड, तो सार्जेंट कमेटी ने क्या रिकमेंड किया, सार्जेंट कमेटी ने जो रिकमेंड किया 29 का ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, कि टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सेंटर को सेटअप किया जाए और स्मॉल टूरिस्ट पब्लिसिटी सेल्स को सेटअप किया जाए। तो ए एंड बी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी। व्हेन वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन फॉर द टूरिस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया, 1945, ऑप्शन नंबर सी। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी, ये तो सीधा दिया हुआ है, देखो ये यहाँ पे, ठीक है। तो इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हमने कर लिए, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये लिखा हुआ है, अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन विच आई अप्रोच टू हिम, तो विच की जगह व्हेन रहेगा, कि जब मैं उसके पास गया तो रेसलिंग मैच देख रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए, विच की जगह व्हेन रहेगा। ये देखो, ये रहेगा शैल हैव लेफ्ट, आई शैल हैव लेफ्ट दिस प्लेस बाय द टाइम शी कम्स, मतलब जब वो आएगी तब तक मैं ये जगह छोड़ चुका होऊंगा, तो शैल हैव लेफ्ट फ्यूचर को दर्शा रहा है, ठीक है, सी ऑप्शन होगा। इधर देखो, यहां पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यहां पे मॉडल्स का यूज सही तरीके से नहीं किया गया है। यू मे बिहेव प्रॉपरली विद अदर्स, यहां पे मे की जगह होगा शुड या फिर मस्ट होना चाहिए, कि आपको अदर के साथ करीने से सही से बिहेव करना चाहिए। मे का मतलब आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपकी इच्छा थोड़ी ना बेटा, करना ही चाहिए, है ना। शुड रहेगा यहाँ पे, इसीलिए मे का इनकरेक्ट यूज हुआ है। कंप्लीट द स्लोगन ऑन एजुकेशन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। देखो, द सोल पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू मेक ए चाइल्ड बिलीव इन हिज और हर एबिलिटी, मतलब जो एजुकेशन का जो मेन मुख्य उद्देश्य है वो है किसी भी बच्चे या फिर किसी बच्चे में, लड़का लड़की की अपनी एबिलिटी में बिलीव कराना, कि उसके पास इतनी क्षमता है, शक्ति है, तो हिज और हर होगा, है ना। यहां देखो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू गिव ओवर स्मोकिंग, मतलब स्मोकिंग को छोड़ देना। देखो, गिव अप और गिव ओवर में थोड़ा सा अंतर है। गिव अप मतलब नहीं बोलते हम लोग कि मैंने ये गिव अप कर दिया, मतलब कोई चीज़ का मैं प्रैक्टिस कर रहा था और मैंने हार मान ली कि मुझसे नहीं होगा ये, तो वो गिव अप हो जाएगा। लेकिन जब किसी एडिक्शन की बात करते हैं, जैसे शराब, नशे, कोई चीज़ लत लग जाती है, उसको छोड़ने की बात करते हैं, तो गिव ओवर का यूज होता है, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फॉर। देखो, अच्छा, ये पोर्शन ऑफ ए लेटर है, तो सर इट इज रिक्वेस्टेड, यहां पे होगा इट इज रिक्वेस्टेड, मतलब आपसे ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि पॉल्यूशन इन द एरिया शुड बी इंटेंसिफाइड, राइट। पेट्रोलिंग, मैं पॉल्यूशन कह रहा हूँ, पेट्रोलिंग मतलब एरिया में पेट्रोलिंग का जो दर है उसको बढ़ाना चाहिए, ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो
तो इट इज रिक्वेस्टेड। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन। अच्छा रोहन, हैव यू सीन 3 इडियट्स? आई सॉ देम यस्टरडे इन माय क्लास। तो इसका आंसर होगा 37 का जो आंसर होगा बेटा, करेक्ट आंसर होगा 37 का, वो होगा आपका सी ऑप्शन, यानी हैड सीन देम द डे बिफोर हर क्लास। मतलब यस्टरडे को जब आप पैसिव वॉइस में ले जाते हो तो द डे बिफोर हो जाता है, ठीक है, द डे बिफोर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये सी ऑप्शन हो गया। 38 का जो होगा सही आंसर वो डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो, यस्टरडे द स्टूडेंट अलोंग विद द टीचर्स विजिट संजीवनी, विजिट नहीं विजिटेड होगा, यस्टरडे कल की बात हो रही है ना, तो विजिटेड, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विजिट की जगह विजिटेड रखेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द डॉक्टर टोल्ड मी दैट आई वेयर फाइन, सी ऑप्शन 39 का सी हो जाएगा, आई वेयर फाइन, मतलब डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं ठीक हूं, है ना, वो पास्ट की बात कर रहा है। 40 क्वेश्चन देखो, 40th क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द न्यूज़पेपर रिपोर्ट। क्लाइमेट क्राइसिस मे बी स्प्रिंग रैपिड साइक्लोन इंटेंसिफिकेशन, तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा। देखो, अगर बी नहीं रहता तो हम लोग स्पर का यूज कर सकते थे, लेकिन चूंकि मे भी है इसलिए स्परिंग ही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 2 सेक्शन कर लिया। द फर्स्ट वन वाज मेंटल एबिलिटी एंड सेकंड वन इज इंग्लिश। नाउ लेट्स मूव टू द साइंस सेक्शन। तो साइंस वाला सेक्शन बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अगर कोई सेक्शन को हार्ड कहना हो ना तो मैं साइंस को हार्ड कहूंगा। साइंस का जो सेक्शन था वो काफी अच्छा आया था, ठीक आया था। पहली बार जिस तरीके से एग्जाम होता है, लोग कहते हैं कि आसान पेपर दे दिया जाता है पहली बार के एग्जाम में, लेकिन इन्होंने लेवल ठीक ठाक रखा है ना। ये देखो, द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ए फ्लावर, पुष्प के नर एवं मादा जनन अंगों को कहा जाता है पुंकेसर और स्त्री केसर, स्टेमेन एंड पिस्टिल, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें जो प्रोजेनी रेशियो आता है वो आता है 9:3:3:1, तो टोटल 16,000 प्लांट कह रहा है, टोटल 16,000 प्लांट मिले। तो जो इसका जो डोमिनेंट वन होंगे ना, देखो कह रहा है कि राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, तो राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, राउंड येलो का रेशियो 9 होगा और रिंकल्ड ग्रीन का रेशियो होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो 9 और 1 यानी कि टोटल 10,000, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसको एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा अच्छे से। ये देखो 43 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, मतलब पहले ग्राही यानी कि रिसेप्टर, फिर सेंसरी न्यूरॉन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन और फिर इफेक्टर मतलब मसल्स तक चीजें जाती हैं तो हम एक्शन कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, 2 तार जो एक ही पदार्थ के बने हैं समान लंबाई के हैं। देखो यहां पे व्यासों का अनुपात यानी कि डायमीटर का अनुपात दिया हुआ है 3:1, ठीक है। तो रेडियस का भी अनुपात हो जाएगा 3:1। अगर रेडियस का अनुपात 3:1 है तो एरिया का अनुपात क्या होगा? एरिया का अनुपात 3 का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर कर दो तो 9:1 हो जाएगा एरिया का अनुपात। और जो बेटा आपका जो रेसिस्टेंस होता है वो रो एल बाई ए होता है, यानी समान लेंथ है तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो एरिया इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा, यानी कि 9:1 के प्रोपोर्शन में आपका ये क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसको सॉल्व करोगे ऑप्शन आएगा आपका 100, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी। 45 का देखो, इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका 2, है ना। ये वो वाला फॉर्मूला लगेगा कि जो पावर डिसिपेशन होता है यानी कि हीट डिसिपेशन आप कह लो, हीट इज इक्वल टू V²/R, ये फॉर्मूला लगाओगे और ये चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये फॉर्मूला लगा करके आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट इसका 45 का। 46 पे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको Q की वैल्यू निकाल लेनी होगी, तो Q की वैल्यू I/T होता है, आप सभी को पता है। जब कूलम की वैल्यू निकाल लोगे आप तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसका भाग दे दोगे 1.6 × 10⁻⁻19 का भाग दे दोगे, तो ये आएगा 1.87 × 10⁻19। तो सबसे जो नजदीकी ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। 87 होता तो वो ज्यादा करेक्ट आंसर होता, ठीक है। आ जाओ, ये 47 पे आते हैं। जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है तो वो डिकम्पोज होता है फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 48 पे। हाइड्रेटेड सॉल्ट अमंग द फॉलोइंग हैज मोस्ट नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो सबसे ज्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें होगा आपका सोडियम कार्बोनेट में जो कि 10 होता है, फेरस सल्फेट में 7 होता है, कॉर्पस सल्फेट में 5 होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लोर एल्कली प्रोसेस में जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं तो 49 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 49 का ऑप्शन सी हो 49 का ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, ये वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर ये बी करेक्ट हो जाएगा। 50th पर बढ़ते हैं। 50th क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखो यहाँ पे जब आप ये लिखोगे ना
इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। जब पी क्यू आर एस की जगह 2 3 1 3 रखोगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। जैसे अगर मैं पी की जगह 2 रखता हूं तो 2Al हो जाएगा प्लस 3H2O हो जाएगा इज इक्वल टू आर की जगह 1 रख देता हूं तो Al2O3 हो जाएगा एंड प्लस ये 3H2 हो जाएगा। तो यहां से देखो अगर हाइड्रोजन की संख्या देखें तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन की संख्या और यहां से भी 3 दूना 6 हाइड्रोजन की संख्या। 2 एल्युमिनियम इधर है 2 एल्युमिनियम इधर हो गया और 3 इंटू ओ ऑक्सीजन की संख्या 1 है ना, तो ऑक्सीजन की मतलब 1 इंटू 3 3 है ना, तो इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 3। तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 50 का डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। ये देखो इसमें कह रहा है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं वो आपको निकालना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें से ऑप्शन करेक्ट करना है आपको। देखो रेनबो इज प्रोड्यूस ड्यू टू डिस्पर्सिंग ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं होता है, ये तो व्हाइट लाइट होती है ना, तो व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये देखें श्वेत प्रकाश का कोई पुंज किसी समझ, अच्छा तो बैंगनी रंग सबसे कम विचलित नहीं होता है। देखो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वो सबसे ज्यादा डेविएट करता है, यानी सबसे कम जो विचलित होता है वो रेड होता है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो 2 और 4 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 फॉर्मूले लगेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/ आपका v हो जाएगा, एक फॉर्मूला तो ये लग जाएगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दोगे -v/u। तो ये दोनों फॉर्मूले लगा करके जब इसको इक्वेशन को सॉल्व करोगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये मोमबत्ती वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऐसा लेंस बनाओगे, यहाँ पे आपका फोकस हो जाएगा जो कि 40 है। उसके बाद ये कह रहा है कि केंद्र से दूरी 40 सेंटीमीटर पे ये, तो सेम फॉर्मूला यही फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करोगे। 53 का आपका आंसर आ जाएगा बेटा। 53 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 54 पे बढ़ते हैं, आ जाओ। ओजोन परत की क्षीणता के परिणाम स्वरूप हो गया है, मतलब डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर रिजल्टेड इन ग्लोबल वार्मिंग। नहीं बेटा, ग्लोबल वार्मिंग से ओजोन लेयर डिप्लीट होता है, ना कि ओजोन लेयर के डिप्लीट होने से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक, तो ये वाला नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ये उल्टा है, कारण कुछ और है, रिजल्ट कुछ और है ना, और रिजल्ट और जो कारण है इसको बदल दिया है इसने, इसीलिए ये वाला नहीं होगा। बाकी देखो एक्सपोजर ऑफ द मोर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑन द अर्थ, जब ओजोन लेयर खत्म धीरे धीरे डिप्लीट हो जाएगा तो मोर अल्ट्रावायलेट रेस विल बी एंटर टू द अर्थ सरफेस, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ स्किन कैंसर, स्किन कैंसर की संभावना बढ़ जाती है, यानी 3 और 4 सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें से कह रहा है कि कौन से पदार्थ वो जैव निम्नीकरण है, मतलब बायोडिग्रेडेबल है। तो इसमें आप ग्रुप देखो जरा, नायलॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इसमें अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही हो जाएगा, 2 और 4। यहां देखो जो लेदर है, सोप है, पेपर है, वुड है, ये पूरे बायोडिग्रेडेबल हैं सारे। ऑनियन पील्स हैं, फ्रूट्स, वुड एंड वूल, ये सारे बायोडिग्रेडेबल हैं। तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये देखो ये थोड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है। देखो बेटा ये मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। आप यहाँ पे समझो कि मूविंग चार्जेस कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ओनली, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जो भी मूविंग चार्ज होता है, जैसे मान लो ये तार है, इसमें चार्ज बह रहा है, मतलब ये करंट है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब भी धारा प्रवाहित होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करेगी। यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है इसलिए ये चीज गलत हो गया। मतलब ये कह रहा है कि केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करेंगे और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेंगे। तो यानी कि ये वाला गलत हो गया। अब एक चीज गलत हमने कर दी, बाकी एक चीज और देखो, ये गलत कर दिया। ये तीनों सही है ना, लेकिन अगर तीनों सही है तो तीनों के लिए ऑप्शन नहीं है, 2 3 4 ऑप्शन नहीं है। तो 2 3 4 कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, 3 और 4 भी सही है। तो 3 और 4 एक जगह ऑप्शन में दिया हुआ है, एक तो बिल्कुल ही गलत है, इसीलिए एक जहां पे आया है ये तीनों गलत हो गए। तो ऑप्शन सिर्फ हमारे पास 3 और 4 बच रहा है। वैसे देखा जाए तो ये भी सही है, क्योंकि आप देखोगे कि किसी भी एक रॉड में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो ऐसे ऐसे बनता है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे बनता है। तो एक दूसरे के समांतर तो है ही, लेकिन हो सकता है इसने इस तरह के समांतर की बात ये कर रहा हो, मतलब इसको ये समांतर नहीं मान रहा हो। वैसे ये भी समांतर है, पैरेलल है, देखो कहीं भी नहीं मीट कर रही हैं, ठीक है ना। तो ये वास्तव में तो दोनों ये भी सही है, लेकिन ठीक है ऑप्शन के हिसाब से तो यही मारेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। ये देखो, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं हार्ड क्वेश्चन कहूंगा, क्योंकि ऑक्सीजन की जब न्यूनता हो जाती है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो जो वो होता है, क्या बोलते हैं, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है।
जब ऑक्सीजन रहता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा वो तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होगा वो मसल सेल में होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। और उसी की वजह से लैक्टिक एसिड भी जमा हो जाता है। ठीक है, 58 की बात करें तो कह रहा है सेलेक्ट द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच द फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी। तो 58 का आंसर हो जाएगा बी। ये ब्रेड, माउल, मशरूम और ईस्ट, ये ऐसे जीव हैं जो आउटसाइड द बॉडी इस ये पदार्थ का विघटन करते हैं, खाद्य पदार्थ का विघटन करते हैं। 58 का ऑप्शन होगा बी। ठीक है, ब्रेड, माउल, मशरूम एंड ईस्ट। 59 देखते हैं, C6H12 के एक अणु में होते हैं, इसको ध्यान से समझना। जैसे C6H12 कैसे बनेगा, ये है C, यहाँ पे C C C C C C और 2 H जुड़ जाएंगे हर जगह बेटा 2 H जुड़ जाएंगे। देखो तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, H यहाँ भी, H यहाँ भी, H यहाँ भी, H यहाँ भी और H इधर भी, H इधर भी। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 सिंगल बॉन्ड तो ये हो गए, और हाइड्रोजन वाले 12 सिंगल बॉन्ड टोटल, तो 12 6 18 सिंगल बॉन्ड टोटल हो जाएंगे। ऑप्शन सी, 59 का ऑप्शन सी। 60th का अगर हम लोग देखें तो 60th देखो क्या होता है कि जब सल्फर से रिएक्शन कर लेता है जो सिल्वर होता है तो वो काला काला दिखने लगता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, Ag2S, यानी कि सल्फर से रिएक्शन करके ये सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। देखो अब हमने कर लिया साइंस, कर लिया मेंटल एबिलिटी, कर लिया इंग्लिश, कर लिया। अब सोशल साइंस पे बढ़ते हैं। सोशल साइंस ठीक आया था, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप कर सकते हो अच्छे से। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। ऑप्शन बी, 61 का ऑप्शन बी, इकोनॉमी का सिंपल क्वेश्चन। 62 का देखो, कह रहा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस द आर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आर क्लासिफाइड। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को ओनरशिप के बेस पे क्लासिफाई करते हैं, मतलब गवर्नमेंट किसको ओन कर रही है और लोग किसको ओन कर रहे हैं, है ना। ये हो गया। इसमें अगर हम लोग देखें सेल्फ हेल्प ग्रुप में यानी कि स्वयं सहायता समूहों में, तो 15 से 20 लोग लगभग होते हैं। स्वयं सहायता समूहों का उद्देश्य लोकतंत्र के बारे में जागरूकता, बिल्कुल सही है। ये देखो इसमें से अगर देखा जाए तो कह रहा है कि सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो 63 का जो ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। ठीक है, सबसे उपयुक्त जो होगा इसमें से 1 और 2, वैसे तो तीनों हो जाएगा, लेकिन 1 मिनट रुकना बेटा। स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी से उबारने में मदद करती है। द सेल्फ हेल्पर्स ग्रुप हेल्प बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेक्ट्रल। हाँ, 1 और 3 इसमें सही है, तो 1 और 3 ऑप्शन सी हो जाएगा। 63 का ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें 15 से 20 मेंबर होते हैं, है ना। लोकतंत्र के बारे में जागरूकता नहीं पैदा करता है, इसमें लोकतंत्र के बारे में क्या जागरूकता पैदा करना। 1 और 3 चूंकि बिना ऋणाधार के, बिना कोलेट्रल के इसमें कर्ज मिलता है, इसलिए ये सही हो जाएगा 1 और 3। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये वाला 63 का हो जाएगा बेटा सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखो कह रहा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है यानी कि शिशु मृत्यु दर कम है, इसका मतलब ये है कि राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य की सेवा उपलब्ध रहेगी तो ज़्यादा बच्चे मरेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा मोर्टेलिटी रेट जो होगा वो कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 65 पे, क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। देखो चेक्स एंड बैलेंसेस का जो सिस्टम होता है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा इंश्योर किया जाता है, वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यानी कि सत्ता का क्षैतिज वितरण। जैसे हमारे पूरे सेंट्रल पावर को किसमें 3 भागों में बांटा गया है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ठीक है, तो यही तो क्षैतिज डिस्ट्रीब्यूशन है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, यानी कि जुडिशरी आपका हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया एंड लेजिस्लेटिव हो गया। ये तीनों में पूरे जो हमारे गवर्नमेंट को तीनों में बांट दिया गया है, यानी कि पावर्स को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें इसका आंसर हो जाएगा। कांडला स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले पत्तन के रूप में कांडला को विकसित किया गया था। उसके बाद आओ देखते हैं, इसमें देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संरक्षण के उपाय हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का उपाय जो है वो बहते हुए नल को ठीक करना, बिल्कुल सही बात है। पंखे और लाइट को बंद करना, बिल्कुल सही बात है। विद्युत बचत करने वाले उपकरणों का उपयोग करना। तो तीनों, केवल 1 2 एवं 3 ये सभी हैं। आप जानते हो सरदार सरोवर बांध ये गुजरात में है, तो 2 का ए हो जाएगा। हीराकुड बांध, तो 2 का ए यानी कि ऑप्शन नंबर राणा प्रताप सागर ये हो जाएगा आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, और हीराकुड वाला ये तिलैया तो आपका हो गया ये उड़ीसा। ठीक है, 4 का 1 सॉरी, तो 68 का जो आपका ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन ये वाला होगा, 4 का 2। ठीक है, ये वाला झारखंड, तिलैया झारखंड में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 68 का बी।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। औद्योगिक क्रांति के दौरान उद्योगपति जॉबर क्यों रखते थे? नए मजदूरों की भर्ती के लिए जॉबर रखा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी 69 का हो जाएगा। 70 का हो जाएगा आपका साइमन कमीशन के प्रति विरोध को शांत करने के लिए इसमें डोमिनियन स्टेटस का जो है ये दिया गया था, एक समझ लो आपको एक आश्वासन दिया गया था कि डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन कुछ हुआ तो है नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 71 में देखते हैं। 70 का सी ऑप्शन हो जाएगा। कुछ खास मतलब इसका परिणाम है वो निकला नहीं था, है ना। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। ये बिस्मार्क ने जर्मनी के क्या यूनिफिकेशन में सहायता की थी, मदद की थी, मतलब उसने ही कराई थी, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ऑप्शन नंबर ए 71 का हो जाएगा। 72 पे बढ़ते हैं। 72 का जो है ये क्रोनोलॉजी में व्यवस्थित करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ। तो सबसे पहले आर्थिक महामंदी आई, यानी कि पहले 3 ऑप्शन, तीसरा जो है ये तीसरा स्टेटमेंट सबसे पहले आएगा। तो 72 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन 3412। पहले आर्थिक मंदी आई, उसके बाद से ये 1929, उसके बाद से 4 ऑप्शन यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ 1939 में, उसके बाद से 1 हुआ, उसके बाद से 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 72। 1945 में ये हुआ था ये चीज़। 73 बढ़ते हैं। ये देखो कह रहा है कि एक फसल को पहचानिए जिसके ये सारे गुण हैं। तो किसका ये सारा गुण है? खरीफ का फसल, ये धान के बारे में कह रहा है, चावल राइस के बारे में। खरीफ का फसल है, 25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चाहिए, 100 सेमी से ज़्यादा रेनफॉल चाहिए। तो ये सारा राइस के प्रॉपर्टीज हैं सारे। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। 74 देखो, 74 ये हमारा 74 का जो करेक्ट आंसर है वो है ये ए ऑप्शन, यानी कि ये ब्रुनलैंड आयोग की रिपोर्ट जो थी उसने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या किया गया था कि जो भाषाई प्रेस थे, जो रीजनल लैंग्वेज के प्रेस थे, उनको प्रतिबंधित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 75 हमने कर लिया। 5 क्वेश्चन और इसमें बचे हैं, उसके बाद मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ेंगे। और मैं जानता हूँ मैथमेटिक्स का आपको बेसब्री से इंतजार है, वैसे वो सारे सब्जेक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन बना था। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित किया गया है? तो ये है 22 भाषाएं टोटल हमारे हैं भारत के संविधान में। बाकी 77 क्वेश्चन की बात करें अगर हम, देखो पहले 18 थी 2006 के आसपास, 5 भाषाएं और नहीं 4 भाषाएं और जोड़ दी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा आपका सी, कि जो विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया जाता है, सेटअप किया जाता है, वो अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि यहाँ पे टैक्स में सहूलियत दिया जाता है। बिजनेस को सेटअप करने के लिए थोड़ी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, तो आसान हो जाता है बिजनेस को सेटअप करने के लिए। बिजनेस को सेटअप करना आसान हो जाता है, तो फॉरेन की कंपनियां आकर के इन्वेस्ट करती हैं, भारत में मैन्युफैक्चर करते हैं, भारत के जीडीपी में योगदान देती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया? तो पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन क्या नहीं है? ये तो सही है भाई, नीतियों और कार्यक्रमों को लोगों के सामने रखना बिल्कुल सही बात है, जनमत का निर्माण करना बिल्कुल सही बात है, देश के लिए कानून, देखो सारी पार्टियां तो नहीं बनाती हैं, लेकिन जो सेलेक्ट होकर के जाते हैं एमपी एमएलए वो तो बनाते ही हैं, तो इसलिए ये भी होगा सही। तो ये वाला अलग है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए मिलकर काम नहीं करते हैं, इनके साथ मिलकर काम ये नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट हो जाएगा, ये फॉल्स है, ये फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। 79 देखो क्या कह रहा है कि लोकतंत्र के संबंध में क्या सही है? लोकतंत्र एक वैध सरकार है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, बिल्कुल सही बात है। पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बैलेंस है, क्योंकि सबको वोट करने का मतलब बेस्ड है, क्योंकि सबको वोट करने का अधिकार है। और लोकतंत्र आर्थिक विकास की प्रत्याभूति मतलब गारंटी नहीं देता है। देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गारंटी तो नहीं देता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी इसमें कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन, तो 1 और 2 सिर्फ करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2, तीसरा वाला गलत है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कदम भारत के तीसरे स्तर की शासन व्यवस्था को शक्तिशाली एवं प्रभावी बनाने के लिए लिया गया है? देखो थर्ड लेवल जो है वो पंचायती राज है ना, पहला सेंट्रल लेवल, सेकंड जो हो गया आपका स्टेट लेवल, और तीसरा पंचायती लेवल पे। तो ये इसमें कैसे इसको शक्तिशाली बनाया गया? देखो पूर्व की अपेक्षा राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां देना नहीं, राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां देना नहीं, राज्य सरकारों का अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा स्थानीय शासन निकायों को देना। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो स्थानीय जो लोकल गवर्नमेंट को भी कुछ बजट देती हैं, एलोकेट करती हैं, लोकल गवर्नमेंट को बजट एलोकेट करती हैं, और साथ ही अपनी कुछ शक्तियां इनको देती हैं, हैंड ओवर करती हैं। तो इससे इनको और ताकत मिलती है, ये और इफेक्टिव और पावरफुल होते हैं, है ना।
तो डेमोक्रेसी को ये और बढ़ावा देते हैं, क्योंकि लोकल लेवल पे गवर्नेंस हो रहा है, गांव के लेवल पे, पंचायत के लेवल पे, जिले के लेवल पे सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसीलिए जो सिर्फ सेंटर कंट्रोल नहीं कर रहा है, स्टेट सिर्फ कंट्रोल नहीं कर रहा है, पहले सेंटर फिर स्टेट, एकदम लोकल लेवल पे, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे सारी चीज़ें हो रही हैं, यानी कि ये इंपावर कर रही है डेमोक्रेसी को। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा सही होगा? इसमें ये होगा ये वाला, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 4 सेक्शन कंप्लीट कर दिए। इन टोटल वी हैव डन 80 क्वेश्चंस ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। सो लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट अवेटेड सेक्शन, दैट इज मैथमेटिक्स। बेटा एक बार और आपको याद दिला दूं कि अगर आपके भाई बहन नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो द्रोण स्कूल का ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिएगा। द्रोण स्कूल के ऐप में ये सारे फीचर्स मौजूद है, वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर टेस्ट, एक्सरसाइज क्वेश्चन हम प्रोवाइड करते हैं, और बच्चों के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाता है जहां पे वो अपने सारे डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। 26 जून से बैच स्टार्ट हो चुका है, तो बैच 3 हमारा ये लास्ट बैच है। आप इसमें एनरोल करके नवोदय विद्यालय की तैयारी कर सकते हैं। 20 जून को एग्जाम होने वाला है, 20 जून कह रहा हूँ, 20 जनवरी को एग्जाम होने वाला है, तो ज़्यादा टाइम है नहीं, इसीलिए लास्ट बैच है हमारा, इसमें एनरोल कर लीजिए जिससे आपकी तैयारी हो पाए और आप इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर पाए। चैप्टर टेस्ट आपका होता है जिससे आपकी रैंकिंग पता चलती है, आप ऑल इंडिया लेवल पर अपनी रैंकिंग जानते हैं, जो भी बच्चे द्रोण स्कूल के ऐप के अंदर एग्जाम दे रहे हैं। तो सारे फीचर्स जो भी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए रिक्वायर्ड हैं, ये सारे हमने भर रखे हैं इसमें। नवोदय अल्फा बैच जरूर से एनरोल करें, और इसके अलावा हमारा सैनिक अल्फा का भी बैच है, अर्जुन बैच रिकॉर्डेड बैच है। तो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो सैनिक अल्फा बैच 2 अभी हमारा चल रहा है। तो सेम फीचर्स, दिस बैच ऑल्सो इंक्लूड द सेम फीचर एज द नवोदय विद्यालय नवोदय अल्फा बैच। इसमें भी सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर AISSW 2024 यू कैन एनरोल इन दिस बैच इन ऑर्डर टू प्रिपेयर टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए इस बैच में जरूर से एनरोल करें। किसी भी जानकारी के लिए आप हमें 6260388361 पे कॉल कर सकते हैं। कोई भी कोर्स से रिलेटेड जानकारी आपको चाहिए, एडमिशन का कोई भी प्रोसेस जानना है आपको, तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी मॉक टेस्ट की सीरीज़ है, मॉडल पेपर की सीरीज़ है, ये सब कुछ आपको द्रोण स्कूल के ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर से द्रोण स्कूल का ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिए। चलिए बढ़ते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। देखिए एक कह रहा है आर इकाई त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त के अंतर्गत बनने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक अर्धवृत्त बनाया जा रहा है, मतलब ऐसा, इसके अंदर सबसे बड़ा जो त्रिभुज बनेगा उसका जो एरिया होगा वो आपका होगा बेटा, एरिया जो होगा वो R² वर्ग इकाई होगा। ऑप्शन नंबर ए R² यूनिट होगा। इसको मैं सॉल्व करूंगा, चूंकि मैथ्स का क्वेश्चन है तो इसलिए यहाँ पे तो ऐसे जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको अच्छे से सॉल्व करवा के सोल्यूशन भी डाल दूंगा अपने चैनल पे, तो उसको आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी चीज़ें आप तक पहुँचती रहें। बाकी देखो, एक 60 मीटर ऊंचा भवन है, बिल्डिंग है, इससे एक लाइट हाउस देखा जा रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज गिवन 60 डिग्री। तो कह रहा है इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो अगर आप tan 60 लगाओगे तो tan 60 की वैल्यू बेटा, अच्छा एक चीज देखो कि अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। tan 60 मतलब बिल्डिंग की हाइट और बटे ये दूरी, तो tan 60 लगा करके दूरी निकाल सकते हो। ठीक है, बड़े आराम से बेटा। tan 60 की वैल्यू √3 हो गई, तो √3 की वैल्यू रखना, आपका आंसर आ जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये देखो, ये मिड पॉइंट थ्योरम से, एक्चुअल में ये मैंने आपको बता भी रखा था। मिड पॉइंट थ्योरम आपने अगर मॉडल पेपर देखा होगा तो उसमें मैंने एक जो शीर्ष है, जैसे ये समांतर चतुर्भुज बना, इसका एक शीर्ष गायब रहता है, इसको निकालने को मैंने बता रखा था बेटा। अगर आपने मॉडल पेपर दिया है, मतलब मॉडल पेपर देखा है द्रोण स्कूल के चैनल के ऊपर, तो आप लिख देना वाह गुरुजी वाह, मजा आ गया, एक बार लिख देना कमेंट सेक्शन में, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने मॉडल पेपर देखा था। ये कमेंट लिख देना, यही एग्जैक्ट कमेंट लिख दो अभी बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बता रखा आपको। देखो यहाँ पे sin x + cos x = 2 आया है, तो अगर x की वैल्यू आप 90 रख दोगे तो sin 90 की वैल्यू 1, cosec 90 की वैल्यू 1, तो 1 + 1 = 2। तो sin 90 की वैल्यू यहाँ पे 1 पे पावर 19 और +1 पे पावर 20, तो ये 2 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये सॉल्व कर लोगे। बाकी इसमें अगर देखोगे बेटा तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इंटरसेक्टिंग एट ओनली 1 पॉइंट। क्योंकि जब भी देखो परपेंडिकुलर कब होता है, परपेंडिकुलर होता है जब स्लोप m1 m2 = -1 हो जाता है, तब परपेंडिकुलर होगा। लेकिन इसका स्लोप आप निकालोगे तो एक का स्लोप 3/2 है, दूसरे का स्लोप 2/3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 नहीं 1 मिल रहा है, इसलिए परपेंडिकुलर तो नहीं है जी। तो अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, अच्छा अब अगर यहाँ पे a1/a2 = b1/b2 होता है, तब तो ये पैरेलल हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो पैरेलल भी नहीं है क्योंकि स्लोप बराबर नहीं है, पैरेलल नहीं है, कोइंसिडेंट नहीं है। ठीक, तो पैरेलल नहीं है, कोइंसिडेंट नहीं है, तो इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट, ऑप्शन सी हो जाएगा।
यहाँ पे देखो क्वालिटी इक्वेशन का सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आपको पता है बेटा अगर सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर एंड माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा। तो जहाँ पे सम दिया हुआ है सम रख लो, तो एक्स स्क्वायर समीशन की जगह -3 रख लो, तो -3 रखोगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 2। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 86 का बी हो जाएगा। 87 अगर हम लोग देखें तो 11 से 121 में भाग दोगे तो भाग चला जाएगा, तो इसीलिए 11 से जब 27 में आप भाग दोगे 11 दूना 22, 5 शेष बच जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये कर लेना। 88 देखो, 88 देखना बेटा, आप न्यूनतम नंबर 5 और 7 ही मान लो, तो 5 और 7 को जोड़ोगे 12 आएगा, 12 का जो मिनिमम प्राइम फैक्टर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 89 में देखते हैं। 89 देखो, 89 का आसान सा सवाल है, प्रायिकता का प्रोबेबिलिटी का एक आसान सा सवाल है। कह रहा है कि लाल, हरे और सफ़ेद रंग की गेंदें हैं, तो रेड, ग्रीन एंड वाइट। रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? 2/5, ठीक है। और ग्रीन की सफ़ेद की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/5। सफ़ेद की प्रोबेबिलिटी यहाँ रखूँ मैं, सफ़ेद की प्रोबेबिलिटी 1/5। तो सब प्रोबेबिलिटी को जोड़ करके P1 प्लस P2 प्लस P3 जोड़ोगे तो 1 आना चाहिए। तो यहाँ से आप देखोगे कि ग्रीन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 2/5 हो जाएगी, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी। और ग्रीन की टोटल गेंदें निकालनी है, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 2/5 है, तो 2/5 इज इक्वल टू 18/x कर दो, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकल करके आ जाएंगी। तो 89 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 45। किसी घटना के घटित होने की संभावना बहुत ही कम है, तो बहुत ही कम संभावना है, तो यानी कि सबसे कम प्रोबेबिलिटी उसकी उसकी कम प्रोबेबिलिटी होगी, तो पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में आएगा, 0.0001, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका एक दिया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, जब आप क्लास टेबल बनाओगे तो मॉडल क्लास वो होगा, बहुलक वर्ग होगा जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कैसे निकालोगे? 100 में से 15 घटा दो, इसकी फ्रीक्वेंसी 15 आ गई। 15 में से 65 घटा दो, 20 आ गई। 65 में से ये तुम्हारा ये 35 घटा दो, 65 में से 35 तुमने घटाया बेटा, तो ये हो गया 25 आ गया, ठीक है। सॉरी, ये हो गया तुम्हारा 35 आ गया, ठीक है। तो 35 ही आ गया, इधर ये फिर इधर आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो इस तरह से घटाते चले जाओ, तो जो आपका मॉडल क्लास आएगा वो आ जाएगा 91 का, जो आपका आंसर होगा बेटा बी ऑप्शन हो जाएगा। 30 से 40 जो क्लास होगा, 30 से 40 वाला वो क्लास मॉडल क्लास आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, एक समबाहु त्रिभुज में AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो ABC, अब AD एक परपेंडिकुलर यहां पे बनाया जा रहा है। इसको जब सॉल्व करोगे आप, जैसे देखो ये समबाहु त्रिभुज है, यानी कि अगर ये A है, ये A है, तो ये A/2 हो जाएगा। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 92 का आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सॉल्व कर लेना बेटा, आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि समीकरणों y बराबर a और x बराबर 2 का युग्म रेखांकन रूप से उन रेखाओं को निरूपित करता है जो द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। देखो, ये हमने कार्टेशियन प्लेन खींचा, यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे y बराबर a, ये हो गया y बराबर a, x बराबर b, ये x बराबर b, तो x की वैल्यू b हो गई, y की वैल्यू a हो गई, है ना। तो इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, x की वैल्यू b और a। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? b और a पे इंटरसेक्ट कर रही है, 93 का हो गया b। 94 का हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा c। इसमें आप सेक्शन फॉर्मूला लगा देना, आ जाएगा आपका आंसर। सेक्शन फॉर्मूला लगा करके जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे उसको इस लाइन पे सेटिस्फाई करवा देना, है ना। तो 94 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 95 का देखो, 95 का आंसर होगा बेटा ए होगा। देखो, कह रहा है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो रूट्स रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है, यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी बेटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, है ना। तो वैल्यू ऑफ के जो सी की वैल्यू होती है, यही तो अल्फा बीटा की वैल्यू है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3? तो 2 डिजिट नंबर टोटल कितने हैं? देखो 99 तक, 99 में 3 का भाग दोगे तो ये 33 आ जाएगा। और 33 में से जो 2 डिजिट के नंबर आपसे पूछ रहा है, 2 डिजिट के जो नंबर है वो 99 तक है, 99 नहीं है। तो 1 डिजिट के नंबर भी इसमें शामिल है, 3, 6 और 9। तो इन तीनों को आप माइनस कर दो तो 33 माइनस 3 इज इक्वल टू 30, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करोगे बेटा तो आपका जो आंसर आएगा 97 का। ये थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मैंने किया है AD इज इक्वल टू BC, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 97 का सी ऑप्शन हो गया।
ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करना, मैं बताऊंगा इसको अच्छे से सॉल्व करके एक वीडियो में सोल्यूशन बना दूंगा आपके लिए, तो उसको आप सॉल्व जरूर से कर लेना। 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AD इज इक्वल टू BC। आ जाओ जी, 98 को करते हैं। यदि थीटा एक न्यून कोण है, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, यहां पे थीटा की वैल्यू रख दो, कितनी रख दो बेटा, थीटा की वैल्यू रख दो तुम 45, तो tan थीटा की वैल्यू 45 रखोगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। अब 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू, ये भी 2 आएगा, डी ऑप्शन 98 का डी। ऐसे क्वेश्चन वैसे ट्रिग्नोमेट्री के बड़े आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर ट्रिग्नोमेट्री को तुमने थोड़ा सा भी सीरियसली लिया है ना तो तुम इसको कर लोगे अच्छे से। 99 का देखो बेटा, यहां बहुत सारे बच्चे गलती किए होंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू 12 दे रखी है ना, और इसकी वैल्यू दे रखी है 5, तो 12 और 5 दे रखी है, तो इसकी जो वैल्यू होगी बेटा, तो अंडर रूट 12 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 119 हो जाएगा। देखो बहुत सारे बच्चे एक रटे रहते हैं कि 5, 12 और 13 ये ट्रिपलेट, तो इसकी वैल्यू 13 मार दिए होंगे, जो कि गलत है। 13 तो सबसे बड़ी भुजा होगी, तो ऑप्शन नंबर डी है ना, इसलिए देखो ये 13 भी ऑप्शन में है, जो कि गलत हो जाएगा। यहां पे देखो, यहां से आपको इसको 3 ट्रायंगल्स में बांटना होगा, ये 3 ट्रायंगल्स आपके बढ़ गए बेटा, 1 2 3 ट्रायंगल्स, तीनों का एरिया जोड़ करके आप कर देना 189 के बराबर, है ना। अब ये परपेंडिकुलर है, तो यहां भी एक परपेंडिकुलर जाएगा, और किसी भी पॉइंट से किसी भी सर्कल में जो टेंजेंट डालते हैं वो बराबर होता है, तो 12 ये भी है, 12 ये भी होगा, ये 9 है तो ये भी 9 होगा, x इसको मान लो तो x इसको भी मानना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां से एरिया निकाल लेना, ये एरिया निकाल लेना, ये एरिया निकाल लेना, तीनों को जोड़ देना, 189 के बराबर करना, और उसके बाद से इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, तो 12 ये हो गया, और 12 और प्लस 10.5 ये हो जाएगा इसकी वैल्यू, यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू, तो टोटल 22.5, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। 10 का ऑप्शन सी, मतलब 100 को, अच्छा खत्म हो गया क्या, अरे भैया बहुत जल्दी खत्म हो गया, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आई होंगी। एक बार देखो, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाने सबसे पहले सबसे सटीक आंसर लेकर के आए हैं, तो एक काम करना बेटा, कमेंट में लिख देना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने कट ऑफ पे भी वीडियो बना रखा है, तो उससे एक बार मैच करना कि आपकी पास होने की उम्मीद है कि नहीं है, ताकि आप उस हिसाब से एडमिशन अपने ले पाओ, ठीक है। कॉमेंट सेक्शन में एक बार लिख देना बेटा, वाह गुरुजी वाह लिख देना, और एक बार लिख देना तुम्हारे नंबर कितने आ रहा है और कहां से हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, ये कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जाना, वीडियो को लाइक देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। बाकी अगर आपके भाई बहन नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 6 के लिए वी आर रनिंग नवोदय अल्फा बैच फॉर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन JNVC 2024 एंड वी आर रनिंग सैनिक अल्फा बैच फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर AISSW 2024, उसके लिए हम लोग सैनिक अल्फा बैच रन कर रहे हैं। तो द्रोण स्कूल का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और यहाँ से ये बैचेस में एनरोल करके आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको पूरे साल की 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स दिया जाएगा, कंप्लीट कोर्स, जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। किसी भी बैच से रिलेटेड जानकारी के लिए, कोर्स से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस एट 6260388361। तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, नोट कर लें, इस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्लास 6 के लिए हमारे बैचेस चला जा रहे हैं द्रोण स्कूल के ऐप के अंदर। चलो बेटा, उम्मीद करता हूं कि सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। वैसे हम लोग इंडिविजुअल वीडियोस भी डाल रहे हैं सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन के साथ, तो वो भी आप देख लेना एक बार चैनल पे जा करके। बाकी इससे एक आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि कितना आपका सही हो रहा है, आइडिया क्या पूरा आप देख ही लोगे, है ना। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद।